गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस का, वो ऑर्गेनाइजिंग यूनिट से है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट। डेलीगेशन का मीन होता है कोई ऐसी चीज, मतलब हिंदी मीनिंग अगर आप इसका कहें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अलगाव। मतलब किसी चीज पे पहले आपका राइट हो, आप उस राइट को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दो। जैसे कि आपके पास में कोई जमीन है, वो जमीन आपने किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी तो डेलीगेशन ऑफ लैंड हो गया, आपने वो लैंड किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो उसे डेलीगेशन बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी यूज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन भी होता है कि कंप्लीट पावर जो है अपने से दूसरे को शिफ्ट कर देना। जैसे लेजिस्लेचर के नाम से या फ्री रेन के नाम से भी हम जानते हैं, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेलीगेशन कंसेप्ट को रीड करते हैं। हमारे पास कंसेप्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस in which we have give some responsibility by the division of work from one person to another person. Then we transfer some authority and make accountable for some person for the reporting relation. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीन होता है कि इसके अंदर हम एक प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले किसी व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उस काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल करते हैं। फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे ढंग से करने के लिए उसको जरूरी अथॉरिटी जो है प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबल भी कर रहे हैं, उस काम के प्रति अथॉरिटी भी दे रहे हैं, तो वहां से उसकी जवाबदेही मीन्स अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट होती है। यही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसको डीप में रीड करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन के अंदर सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। इनको डीप में रीड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। डेलीगेशन के अंदर सबसे पहला पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हेनरी फ्योल्ड के अकॉर्डिंग भी जब हम डिवीजन ऑफ वर्क को देखते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकता, हमें काम को डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे छोटे ग्रुप के अंदर उस काम को जो है हमें बांटना पड़ेगा। अगर हम अपने काम को छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं तो हर एक पर्सन को कोई ना कोई काम दिया जाएगा। जैसे ही उस व्यक्ति को कोई काम दिया जाएगा, वैसे ही वो व्यक्ति उस काम के प्रति क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। वहां से उसकी क्या जनरेट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन होता है किसी व्यक्ति को कोई काम देना और वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं इस काम को कंप्लीट करूंगा, तो वहां से उसकी क्या जनरेट हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर और एक रिस्पॉन्सिबल टू। दोनों में आप फर्क देख पा रहे होंगे, एक में फोर है, एक में टू है। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मीन होता है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि वर्क से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक होता है रिस्पॉन्सिबल टू। रिस्पॉन्सिबल टू होता है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का काम करता हूँ। मैं कंपनी का सीईओ हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, और मैंने अपने परचेज मैनेजर को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको परचेज का सारा काम काज देखना है, ठीक है, और परचेज टाइम पे हो जाना चाहिए, रॉ मटेरियल कंपनी में आ जाना चाहिए, कभी रॉ मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए, कभी रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको परचेज से रिलेटेड सभी काम को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 का क्या मीन हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मीन्स ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वर्क से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसका काम क्या है, उसका काम है परचेज करने का। और रिस्पॉन्सिबल 2 मतलब कल को अगर वो परचेज का काम अच्छे से नहीं कर पाता तो किसके प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है, मेरे प्रति। मैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मेरे प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। तो देखिए, अब आप खुद ही मुझे बताइए कि जैसे कि मेरा जो परचेज मैनेजर है, अगर वो किसी काम के चलते अपना काम अपने जूनियर को, जैसे अपना जो उसका सुपरवाइजर है उसको सौंप दे कि भाई जो परचेज करना है, आज मैं तो बिजी हूँ, तुम जो है उस काम को कर लो, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे शिफ्ट कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है। देखिए एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे तो काम चाहिए ना, तो काम वो परचेज मैनेजर करे कि वो काम उसका सुपरवाइजर करे, मुझे तो सिर्फ काम चाहिए। उसने अपनी काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शिफ्ट कर दी, तो वो क्या कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मैं उसको मना नहीं करूंगा, कर दीजिए। लेकिन एक चीज देखिए, एक होता है रिस्पॉन्सिबल टू अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को मान लिया सुपरवाइजर जो है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब उस परचेज को, काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाता है। वो जो है कंपनी का रॉ मटेरियल जो है एक गलत तरीके का खरीद लेते, तो उससे कंपनी की मशीन खराब हो जाती है, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो पाता है। तो आप ये बताइए कि कल को जो परचेज मैनेजर है जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर पे शिफ्ट की थी, क्या जब मैं उससे जवाब मांगूंगा एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किससे जवाब मांगूंगा? मैं परचेज मैनेजर से जवाब मांगूंगा। क्या मैं जवाब मांग सकता हूं सुपरवाइजर से? बिल्कुल नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबल वो परचेज मैनेजर है। क्या उस टाइम पे परचेज मैनेजर सुपरवाइजर को मेरे सामने लाके खड़ा कर सकता है कि जी देखिए जवाब इससे मांगिए, इसने जो है वो काम किया, मैंने नहीं किया? मैं बिल्कुल उससे कोई जवाब नहीं मांग सकता, क्योंकि और ना ही वो परचेज मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकता है सुपरवाइजर पे। समझते इस चीज को? तो जनरेट किसकी हो रही रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे? जो है हमारे परचेज मैनेजर की। और किसके प्रति हो रही है? एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के प्रति हो रही है। मीन्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आप कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर होती है, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो काम के लिए होती है, उसको अगर आप चाहें तो किसी अदर व्यक्ति को शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे काम कर सकता है। क्लियर है? फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीन क्या होता है? देखिए जब आप किसी व्यक्ति को किसी काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि आपको ये काम करना है, तो हमें उस काम को अच्छे ढंग से करने के लिए, उस काम के लिए जितनी भी जरूरी अथॉरिटी पावर की जरूरत होगी, वो पावर भी उसको डेलीगेट करनी पड़ेगी। उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। फॉर कंप्लीट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन टुवर्ड एम्प्लॉई, एन एम्प्लॉई मस्ट रिक्वायर सम पावर अकॉर्डिंग टू द वर्क फॉर फुलफिल देयर वर्क इन अ मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर। समझ गए? तो ये है अथॉरिटी। जब भी हम अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से जनरेट होती है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को किसी काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल करते हैं, वैसे ही उस काम के प्रति उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेही भी बोलते हैं हिंदी में। जवाबदेही मतलब किसके प्रति हमें जवाब देना पड़ेगा। देखिए जो ये अकाउंटेबिलिटी वर्ड है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जनरेट हुआ है। अब हमने एक चीज को पढ़ा था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की होती है, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर और एक रिस्पॉन्सिबल टू। दोनों में से किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे डेलीगेट किया जा सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर को डेलीगेट किया जा सकता है। क्या रिस्पॉन्सिबल टू अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और वहां पे आपका वर्ड आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती है कि हमारी किसके प्रति जवाबदेही बनती है। जैसे एज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे हमने एग्जांपल लिया था, परचेज मैनेजर की किसके प्रति जवाबदेही बनती है? परचेज मैनेजर की जवाबदेही बनती है सीईओ के प्रति। तो वो जो है कब सीईओ के प्रति हमेशा जवाबदेही उसकी बनी रहेगी। वो हमेशा अपनी जो रिपोर्ट है परचेज की किसको देगा? सीईओ को देगा। वहां पे जो सुपरवाइजर था उस एग्जांपल में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको शिफ्ट नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी को। तो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति बनती है? उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उसकी कंपनी के परचेज मैनेजर के प्रति। क्लियर है? तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिपोर्टिंग रिलेशन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी जवाबदेही किसके प्रति बनती है। अब आगे क्वेश्चन आता है, कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी बी डेलीगेटेड? तो आपका आंसर होगा यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बी डेलीगेटेड, बट देयर आर टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेकंड इज रिस्पॉन्सिबल टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर operational responsibility can be delegated, but the responsibility to means ultimate responsibility never be delegated. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? नेवर। आपका आंसर होगा नेवर, अकाउंटेबिलिटी नेवर बी डेलीगेटेड। इट इज अल्टीमेट
इन अदर वर्ड आप ये बोल सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 थी ना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। जब आप अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते तो इट्स मीन अकाउंटेबिलिटी भी आप कभी शिफ्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में वो परचेज मैनेजर कभी भी सीईओ को ये नहीं बोल सकता कि काम मैंने नहीं किया, काम सुपरवाइजर ने किया, आप इससे जवाब मांग लीजिए। क्लियर है ये चीज? तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अकाउंटेबिलिटी नेवर बी डेलीगेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। पूछा जा सकता है सीबीएसई बोर्ड में 12th में जरूर प्रोसेस के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट की थी, डेफिनेशन ही इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले जो है हम रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसी व्यक्ति को किसी काम के प्रति, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति सारे काम को कर नहीं सकता, हमें काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है और हर जिस भी व्यक्ति को जो काम दिया जाता है उस काम के प्रति क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। समझ रहे हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है, उसके बाद अथॉरिटी। जैसे किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल करेंगे उस काम के प्रति उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, और बिना अथॉरिटी को वो अपने काम को अच्छे से कर नहीं सकता। ठीक है? तो अथॉरिटी जो है हमें प्रोवाइड उसको करानी पड़ेगी। इन द एंड हमारे पास अथॉरिटी, अगर हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी पावर भी दे रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट होती है, जवाबदेही जनरेट होती है एक व्यक्ति के प्रति कि उसे काम ढंग से किया या नहीं किया, हमेशा रिपोर्ट वो करता रहेगा। क्लियर है ये सभी चीजें? लास्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? जो हमने अभी तक पढ़ा, ये जो डेलीगेशन मतलब अलगाव, अपने आप से कोई चीज दूसरे को शिफ्ट कर देना, उससे क्या फायदा होता है कंपनी को? सबसे पहले होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक तो मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए कल को हमारे पास अच्छे लीडर आ जाते हैं, अच्छे जो है, क्योंकि जैसे किसी को भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो एक काम को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा, अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास जो है मैनेजमेंट अच्छे ढंग से होने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैनेजमेंट में आकर के काम करने लगेंगे। ठीक है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा। ओबियसली जिस भी व्यक्ति को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उस काम के प्रति पावर मिलेगी, तो काम को अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से करने लगेगा। तो जितना काम करता जाएगा, सीखता जाएगा, तो एक एम्प्लॉय का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयज मोटिवेट भी होते हैं। आपको पता ही है कि जितना हम एम्प्लॉय को अपने काम में पार्टिसिपेट करवाते हैं और जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर देते हैं, तो अपने आप ही वो एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है काम को करने के प्रति। फैसिलिटेट ग्रोथ। फैसिलिटेट्स ग्रोथ का मीन होता है एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना ताकि जो उसकी ग्रोथ हो सके। और ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? डेलीगेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। जब हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देंगे तभी वो नए नए काम करेगा, सीख पाएगा। ठीक है? कोऑर्डिनेशन भी तभी सेटअप हो सकता है जब जो है कंपनी में इस तरीके के काम होंगे डेलीगेशन के। जैसे देखो हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसको अथॉरिटी देंगे और वो किसी व्यक्ति को रिपोर्ट करेगा, तो देखिए हर एक चीज में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन सेटअप होगा। हर एक व्यक्ति अब काम को अपनी जिम्मेवारी के साथ पूरा करने का करेगा। एक इसमें एक इम्पोर्टेंट और भी जनरेट होता है, हायरार्ची जो है यहाँ पे डेवलप की जाती है कंपनी के अंदर। हायरार्ची से मीन होता है कि कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट से बॉटम लेवल की तरफ कुछ चीज जाती है। वो क्या होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पावर जो है हमने दी है वो हाई लेवल से बॉटम लेवल की तरफ जाती है। और फिर बॉटम लेवल से हाई लेवल की तरफ क्या आ जाता है? बॉटम लेवल मतलब वर्कर जो है वो हाई लेवल की तरफ, अगर टॉप लेवल देखे तो उसमें क्या जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टॉप लेवल के प्रति। और टॉप लेवल की क्या डेलीगेट करता है? वो पावर डेलीगेट करता है अपने बॉटम लेवल को, ताकि वो काम को ढंग से कर सके। तो ये था कंप्लीट हमारा डेलीगेशन कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट को सीखेंगे, कंपेयर करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की डेलीगेशन के साथ में। तो आज हमने सीखा अथॉरिटी का डेलीगेशन, उसमें जो है डेलीगेशन के एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी का क्वेश्चन जरूर बनता है इनमें। कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी बी डेलीगेटेड? कैन बी। ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है ना? अकाउंटेबिलिटी नेवर बी डेलीगेटेड। These are the process of delegation. First of all, responsibility, authority, then the accountability, and in the end, the importance of delegation. Clear है? तो ये आपको जो है करना है। मैंने अपने फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन पे मुझे मैसेज के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।